हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस विजय एजुकेशन। कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? अपनी तैयारी पे फोकस रखना। और मैं हुई तो हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के कारण, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध हमने देखा, और जैसे सत्याग्रह या रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर हमने ऐसे भी जो सविनय विज्ञ आंदोलन देखा, उसमें वर्गों की भूमिकाएं हमने देखी थी, 4 वर्गों की भूमिकाएं देखी थी। उसके बाद में अगला तो टॉपिक था अपने लास्ट, सामूहिक अपनेपन का भाव। क्या? सामूहिक अपनेपन का भाव कि भारत जैसे एक चीज़ समझो, इतना विशाल देश है, मतलब इतना विशाल भूखंड है कि वहाँ यहाँ पर हर तरह के समुदाय हैं, प्लस कितनी भाषा हैं, बोलियां हैं। कल्चर देखो आप, साउथ का कल्चर है, इधर पूर्वोत्तर का कल्चर है, उत्तर का कल्चर है। इतना डिफरेंट होने के बावजूद जो सामूहिक अपनेपन का भाव था वो कैसे विकसित हुआ? कौन से ऐसे तत्व थे जिनसे इतने डिफरेंट क्षेत्र, मान लो कि जैसे हर जगह भाषा, कल्चर इतने ज़्यादा थे, फिर भी जो सामूहिक अपनेपन, क्योंकि जो आज़ादी मिली थी वो सामूहिक अपनेपन की वजह से। यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन, अभी आगे हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो यानी कि इतना बड़ा पहला जन आंदोलन था जिसमें छात्र वर्ग ने भी भाग लिया, मजदूरों ने भी भाग लिया, किसानों ने भी भाग लिया। तो कहने का मतलब सब ने, चाहे कल्चर अलग हो, हर क्षेत्र की अपनी अपनी आकांक्षाएं अलग अलग थी, लेकिन उनमें सामूहिकता का भाव पनपा। तो ऐसे कौन से कारण थे कि इतना डिफरेंट माहौल या डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बोलियां होने के बावजूद भी ये सामूहिकता का भाव पनपा? तो हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे कल कि राष्ट्रवाद की भावना तब बल पनपती है जब लोग ये महसूस करें कि हम इस देश या इस राष्ट्र के अंग हैं। अभी इसका एक उदाहरण और हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो असम में बाढ़ आई, या फिर कहीं पर भूकंप आया, या कोई कहीं पर हमला हुआ आतंकवाद, तो उस समय पूरा देश एकजुट, चाहे वो डिफरेंट हो कल्चर, साउथ का हो, चाहे डिफरेंट बोली हो, पूर्वोत्तर का हो, लेकिन सबकी भावनाएं एक होती है कि ये जो हुआ वो गलत है, मदद करनी चाहिए। तो यही है, जब लोगों में महसूस होने लगे कि वो एक राष्ट्र के अंग हैं, तब मतलब समूह में या जो सामूहिक अपनेपन का भाव है वो विकसित होता है। अब हम कारण पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने डिफरेंट माहौल में भी सामूहिकता का भाव पनपने में सहायता की। तो इनमें हम देखते हैं कि जो आंदोलन हुए, यानी कि आप देख लो 1857 का विद्रोह हुआ था, या जो स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम था वो, उसके बाद में जो बड़ा था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, फिर रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध हुआ, फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर सविनय विज्ञ आंदोलन हुआ, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंशिक, यानी कि इनसे पूर्णतः अपनेपन का भाव नहीं बन पा, आंशिक तौर पर
इन आंदोलनों या जो संयुक्त रूप से संघर्ष हुए उनसे अपनेपन का भाव विकसित हुआ और इनमें एक बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी अपनेपन का भाव विकसित करने में मदद की। फिर है इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, साहित्य है, कथाएं हैं, लोकगीत हैं, इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना को, सामूहिक भावना को जन्म देने में योगदान दिया। और सबसे चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो पहचान सबसे ज़्यादा, जो एक राष्ट्र की सबसे ज़्यादा जो पहचान उसकी तस्वीर, किसी तस्वीर में अंकित होती है, यानी कि कोई भी राष्ट्र हो उसकी जो पहचान होती है वो उसकी तस्वीर में अंकित होती है। ऐसी तस्वीर हर राष्ट्र की के पास होती है। तो भारत में भी ऐसी तस्वीर जो 20वीं सदी में किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माँ की तस्वीर का निर्माण आरंभ किया। यानी उन्होंने सिर्फ आरंभ किया था, बाद में अलग अलग लोगों ने उन्हें डिफरेंट तरीके से बनाना शुरू किया, तो छवि का निर्माण आरंभ किया। फिर है अवनींद्र नाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता की छवि का निर्माण किया या चित्र का निर्माण किया। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उनको जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने वो तस्वीर का निर्माण किया। तो हम देखते हैं कि बहुत सी घटनाएं या बहुत से कारक हैं जिनके कारण सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ। जैसे संयुक्त संघर्ष से आंशिक हुआ, फिर इतिहास है, लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, ये हैं, और फिर जो तस्वीर है भारत माता की तस्वीर ये है। फिर जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा, वो भी एक सामूहिक अपनेपन के भाव को विकसित करने में सहायक था। फिर उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें शामिल कर लिया था। तो इन कई फैक्टर थे जिनसे सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ। अब राष्ट्रवाद का विचार आगे हम कल से आगे शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का विचार, इसको कैसे, तो भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित, यानी कि जो भारत की पुरानी जो लोक कथाएं थी या जनमानस के दिमाग में थी, उन लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से आंदोलन को और भी मजबूती आई। फिर है 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने, यानी कि जो राष्ट्रवादी थे उनने 19वीं सदी के अंत में भाटों और चारणों, यानी कि भाट और चारण। अब भाट और चारण जो मतलब विशेष उस काल का, जिस काल में थे उसका इतिहास लिखने वाले, या जो मतलब गीतों के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत करते थे, भाट और चारण ये मतलब वंशावलियाँ लिखते थे। तो इनकी लोक कथाओं को भी दर्ज करना प्रारंभ किया, उनको भी इकट्ठा करना प्रारंभ किया राष्ट्रवादियों ने। फिर उनके आधार पर भी प्रचार किया गया। लोकगीत और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब जो लोकगीत थे वो और जनश्रुतियाँ जो लोगों के द्वारा सुनी गई, उनको इकट्ठा करने के लिए लोग गांव-गांव घूमने लगे। तो वो भी एक फैक्टर था सामूहिक अपनेपन भाव का। यानी कि चारण भाटों के इतिहास जो था उनको इकट्ठा कलेक्ट किया। फिर लोकगीत और लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ जो गांव में घूम के गांव से इकट्ठा करना प्रारंभ किया। फिर है बंगाल में खुद, यानी कि बंगाल उस टाइम में सबसे बड़ा, यानी कि इंडिया में
जो स्टार्टिंग अंग्रेज़ों की हुई थी वो मतलब बंगाल ही है उस टाइम में समृद्ध और वहाँ वही पावरफुल था। तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारतीय इतिहास में। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत, गीत, लोक कथाएँ, गीत, बाल गीत, मिथकों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। मिथक मतलब जो मतलब प्रचलित हैं। जैसे मान लो आप समझ रहे हो कि मिथक, एक ये आप मानते हो कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये एक मिथिक हो गया ना, कि इसका कौन सा प्रमाण है कि बिल्ली रास्ता काटने से सारे काम अशुभ होंगे, जबकि चीन ऐसा देश है जहाँ पर बिल्ली रास्ता काटने को शुभ मानते हैं। तो ऐसे मिथक, इनको इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। और जो लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो आंदोलन चला, यानी कि जो परंपरा थी भारत की, उनको जीवित या पुनर्जीवित करने के लिए जो आंदोलन चला था, उसमें उसका नेतृत्व भी बंगाल के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ही किया। तो यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि इस पूरी चीज कथा में पहले कल पढ़ा था उसमें तो मैंने बता दिया था कि जो वो भारत माता की तस्वीर है या फिर वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी है उसके बारे में, या उनके जो उपन्यास है आनंद मठ के बारे में, वो फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने जो वो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माँ की तस्वीर बनाई, तो वो। और यहाँ पर यह है कि लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन एक नंबर में बनाएगा, ऑब्जेक्टिव या फिर रिक्त स्थान वाले में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जो लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है एक बुक है फेमस जो कई खंडों में है, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये बुक ध्यान रखना, एक बुक आपके नहीं थी, वो तो हिस्ट्री क्लास में थी 12th में। तो द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया ये बुक थी। इस चैप्टर में शायद 2 बुकों का नाम आया है, एक तो स्वराज जो महात्मा गांधी ने 1919 में, एक तो वो थी, और एक ये है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये है तमिल लोक कथा है इसमें, यानी कि इसमें तमिल लोक कथाओं का संकलन है और ये 4 खंडों में विभक्त है। ध्यान रखना इसके खंड पूछ सकता है, जैसे बुक देके कई बार टिपिकल क्वेश्चन या फिर जो एग्जामिनर पेपर बनाने वाला है वो अगर थोड़ा टिपिकल बनाना चाहे तो इस क्वेश्चन को बना सकता है कि डायरेक्ट पूछे द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो इसमें है कि इसमें तमिल लोक कथाओं का संकलन है, प्लस इसकी जो रचना या जो इसने संकलन किया था वो था नटेशा शास्त्री। तो ये ध्यान रखना, नटेशा शास्त्री, और कहाँ, मद्रास। तो अगर वो इसमें टिपिकल क्वेश्चन बनता कैसे है, डायरेक्ट बनेगा तो द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी या किसने संकलन किया था, तो नटेशा शास्त्री ने। कहाँ के थे, मद्रास के थे। और इसमें क्या है, तमिल लोक कथाएं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना दे तो वो ये पूछ सकता है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया कितने खंडों में, इसका संकलन कितने खंडों में है। तो ये बात वहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 खंडों में, इसका 4 खंडों में संकलन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ जोड़ के हम चलेंगे
तो बड़े क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। फिर है एक जो चीज़ थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, तिरंगे का डिज़ाइन, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया जिसमें रंग थे हरा, लाल और पीला। तो ये ध्यान रखना कि स्वदेशी आंदोलन के समय जो झंडा या तिरंगा झंडा यूज में या उस टाइम में लिया गया काम में, तो उसके रंग कौन कौन से थे, लाल, पीला और हरा। और उसमें उस झंडे पे क्या अंकित थे, ये तीन मतलब रंग थे उसमें। फिर उसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत, यानी कि अब ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत वो कौन से हैं, यानी कि जो डायरेक्ट शासन करते थे अंग्रेज, 8 प्रांत थे, तो उन पे जो ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट अधीन थे। बाकी तो रजवाड़े थे जिन पर राजाओं का शासन था, लेकिन ये 8 प्रांत थे जिन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट आधिपत्य था। तो ब्रिटिश भारत के 8, तो याद रखना 8 प्रांत थे, उनमें 8 फूल प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 कमल के 8 फूल उस झंडे में अंकित थे। फिर है कि हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर अर्धचंद्र, मतलब अर्धचंद्र था। तो अब इसमें तीन चीज मोटी मोटी हैं। इसका रंग कैसा था, कब डिजाइन हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय, और इसमें कमल के फूल, 8 कमल के फूल किसका प्रतिनिधित्व करते थे, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का। और अर्धचंद्र किसका प्रतिनिधित्व करता था, हिंदू और मुसलमानों का। फिर इसी दौरान 1921 के आसपास स्वराज्य, गांधी जी ने स्वराज्य के लिए भी एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया, यानी कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 के आसपास था, 5 में था, तो उसमें वो झंडा डिजाइन हुआ। और फिर महात्मा गांधी ने स्वराज्य के लिए एक झंडा डिजाइन किया जिसमें रंग थे हरा, लाल और सफ़ेद। तो ये कलर का डिफरेंस ध्यान रखना कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो झंडा डिजाइन किया गया उसमें था पीला, हरा, लाल, और जो महात्मा गांधी ने स्वराज्य के लिए जो झंडा डिजाइन किया उसमें था सफ़ेद, हरा, लाल, पीला नहीं था। और इसमें गांधीवादी, इसके मतलब मध्य में जो गांधीवादी प्रतीक माना जाता है चरखा, तो वो इसमें चरखे को स्थान दिया गया। तो ये दोनों झंडे हैं, इनको डिफरेंस को ध्यान रखना, और मैं भी बार बार आपको रिपीट करा दूंगा, तो आप टेंशन ना ले। पीछे की तरफ आज आप देख रहे हैं बोर्ड है, तो अगला चैप्टर हम बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे भी और नोट से भी, दोनों जगह से होगा, तो काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो अब आप टेंशन ना लो, पीछे देख लो बोर्ड आ गया है। फिर है, ये हो गए ये सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हो गए। अब है अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक वास्तव में जन आंदोलन था और ये एक स्वतंत्रता के लिए लास्ट आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का रीज़न क्या था, यानी कि अगर कोई आंदोलन चल रहा है या कोई आंदोलन चलाने की प्लानिंग हो रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो इस आंदोलन के पीछे भी खास वजह थी 2। एक तो क्रिप्स मिशन का असफल होना और द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो उन्होंने भारतीयों से
मदद पाने के लिए डोमिनियन स्टेट्स के दर्जा देने की बात वापस दोहराई थी। उससे पहले किसने कही थी? लॉर्ड इरविन ने। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मतलब वाइस राय लॉर्ड जनरल लिनलिथगो थे। तो यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य रीजन बने। फिर गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू करने पर जोर दिया, यानी शुरू करने का विचार किया, जिसमें अंग्रेज़ों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। यानी कि इस आंदोलन में खुलकर महात्मा गांधी ने, जैसे असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी क्या सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उसमें कहा कि कानूनों का उल्लंघन करेंगे। लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, चाहे भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो भाई बहन अभी 10th में हैं उनके लिए तो है ही है, और भविष्य के लिए भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये डेट। यानी कि ये ध्यान रखना, ये चैप्टर है वो हिस्ट्री में तो हाँ ये एक चैप्टर है जो आज 10th में ही आपके काम नहीं आएगा। ये आपके लिए भविष्य में भी बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। अगर आज आपने अच्छी तरह से देख लिया या समझ लिया तो भविष्य में परेशानी खड़ी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो निचोड़ था वो आ गया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। यानी कि 14 जुलाई 1942 में वर्धा में जो मीटिंग हुई उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग की। यानी कि सत्ता जो थी वो तत्काल प्रभाव से भारतीयों को वापस करो और अंग्रेज अपना मतलब देश छोड़कर जाओ। फिर एक डेट और है 8 अगस्त 1942 को, वो थी 14 जुलाई को वर्धा में पारित हुआ, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में प्रस्ताव को पारित कर दिया या प्रस्ताव को समर्थन दे दिया। तो यानी कि आंदोलन की स्टार्टिंग का 8 अगस्त 1942 से, और कौन से मतलब कहाँ पर बैठक हुई थी? मुंबई में। तो ये तो 8 अगस्त ध्यान रखना, यहाँ पे डेट पूछते हैं। और उसमें वर्धा प्रस्ताव कि कौन से प्रस्ताव में असहयोग यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब ये इतना बड़ा मतलब सबसे बड़ा जन आंदोलन था। पूरे देश में अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया, क्योंकि इसमें भी जो आह्वान था वो था अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने का था। गांधी जी का जो प्रथम प्रसिद्ध जो भाषण था, जिसमें अनेक अर्थ मतलब सभी उसका अनेक अर्थ निकालते हैं, करो या मरो, कि महात्मा गांधी ने ऐसा भाषण क्यों दिया या ऐसा वाक्य क्यों बोला, जबकि वो तो अहिंसा के पुजारी थे। करो या मरो का भाषण दिया जो प्रसिद्ध। फिर गांधी जी के लोग मतलब इस आंदोलन जन आंदोलन क्यों जन आंदोलन था ये, या फिर जो असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाए? समझ रहे हो? वो जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाए और ये जन आंदोलन कैसे हो गए? क्योंकि उसमें मैंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों का योगदान हम पढ़े थे, तब सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी।
लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए या अपने आकांक्षाओं के लिए कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ आह्वान किया गया था, बाकी किसी को ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती भाई आंदोलन करना। इसमें लोग अपना आप स्वतः ही जुड़ते गए, तो इसलिए जन आंदोलन हो गया। इस आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें छात्र, मजदूर, किसान, जितने भी वर्ग थे वो सब ने इस आंदोलन में भाग लिया। और इसमें कुछ नेताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि कुछ नए लीडर थे जिन्होंने भी इनमें सक्रिय भूमिका निभाई, जिनमें था जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया। ये 3 नाम दे रखे हैं, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन पर आपसे ज़्यादा तो नहीं टिप्पणी लिखवा सकता है, तो शायद 3 नंबर वाले या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में करवा सकता है। तो ये 3 थे सक्रिय, मतलब भागीदारी इनकी जो थे, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली और राम मनोहर लोहिया। तो ये 3 थे। बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन यहाँ पर 3 का जिक्र है, तो इन नेताओं से ज़्यादा महिलाएं इम्पोर्टेंट हैं, याद रख लेना। क्योंकि इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन टिप्पणी लिखवा सकता है। और एक चीज़ ये देखो कि अगर टिप्पणी लिखाएगा तो हम इसमें छोटी टिप्पणी छोटी करवाएगा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो हमें ये चीज़ें ही देखनी पड़ेगी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का तात्कालिक या फिर उस समय क्या रीजन था, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, वर्धा में 14 जुलाई को, फिर 8 अगस्त मुंबई में इसको समर्थन दे दिया गया प्रस्ताव चलाने का, और फिर पूरे देश में व्यापक चला जन आंदोलन था, जिसमें लोग स्वतः ही जुड़ते गए और नेताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 3 नेताओं के नाम बता ही दिए। अब है महिलाओं के, तो महिलाओं के नाम आपको इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें महिलाओं में था माता गिनी हाजरा, एक तो थी माता गिनी हाजरा, और इन महिलाओं का पर्टिकुलर स्थान भी दे रखा है। पर्टिकुलर इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो माता गिनी हजरा बंगाल से थी। कहाँ से थी? माता गिनी हजरा बंगाल से। और फिर थी कनकलता बरुआ असम से, और रमा देवी उड़ीसा से। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसमें आगे यही है कि अंग्रेज़ों ने इसको दबाने के लिए बहुत भरपूर बल प्रयोग जो वो करते आए थे वो उन्होंने किया, लेकिन ये आंदोलन, इस आंदोलन को दबाने में लगभग कई साल लग गए, लेकिन ये भारत का लास्ट जन आंदोलन था। तो अपने चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट है। अब है कि अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेन फैक्ट हैं, जो मतलब बड़े तो आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, शायद उनका एक बार स्पीड से मैं रिवीजन करवा दूं। अगर ये आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, नहीं फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और जो यूरोप में राष्ट्रवाद है वो लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब टफ पड़ जाता है स्टूडेंट के लिए, तो उसको हम लास्ट में करेंगे, फिर उसका दोबारा रिवीजन करेंगे तो वो करंट में रहेगा, तैयार रहेगा। तो इसलिए है, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि अब जो आप लोगों मतलब जो भी स्टूडेंट थे जिनको ये भ्रम था कि बोर्ड पर क्लास नहीं है, वो सिर्फ बोर्ड पे ही चलेगी, बोर्ड पे तो मेरे को भी समझाने में और आसान होगा। जो क्लास 30 मिनट में यहाँ चलाते हैं वो 20 मिनट में ही ख़त्म हो सकती है वहाँ पे। आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा, मुझे भी अच्छी तरह समझ में आएगा। नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो आप मुझे कल के लिए कमेंट्स कर देना कि अगर आप रिवीजन चाहते हो या अगला चैप्टर शुरू करना चाहते हो। ओके बाय, जय हिंद।